चलो एक आम इंसान के तरीके से बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं, लेकिन पहले कुछ सवाल के जवाब दे देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में जो डेटा जाता है वो आता कहाँ से है? ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में होता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आखिर रिकॉर्ड क्या होता है, या फिर अकाउंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? अकाउंट्स वो रिकॉर्ड होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में एक खास समय के दौरान होने वाली सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को दर्ज करते हैं। किसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं? कोई भी ट्रांजैक्शन जो पैसे को अंदर लाता है या बाहर ले जाता है उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। लेकिन कभी कभी पैसे अंदर नहीं आते या बाहर नहीं जाते तो भी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकता है। अगर ट्रांजैक्शन के अंत में पैसे आपके किसी से मिलने वाले हों या आपको किसी को देने हों, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे पैसे अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मिलने वाले हैं या देने वाले होते हैं, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाता है। और हर बार जब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो अकाउंटेंट का काम होता है उसे ध्यान से ट्रैक और रिकॉर्ड करना। ऐसे रिकॉर्ड्स का कनेक्शन ही अकाउंट्स कहलाता है। और ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं? जैसे कि हम जानते हैं, किसी भी बिजनेस को शुरू करने का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। और प्रॉफिट, जैसा कि पहले देखा गया, इतना साफ नहीं होता। इसलिए जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, और जो रिकॉर्ड होता है उसे समय समय पर कंप्रेस किया जाता है। अकाउंट्स का कंप्रेस्ड वर्जन दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में पेश किया जाता है, और एक को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं और दूसरे को बैलेंस शीट। अब ये समझना आपके लिए जरूरी है, इसलिए मैं इसे दोहरा रहा हूँ। सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स का हिस्सा बनकर रिकॉर्ड होते हैं, और जब अकाउंट्स को समरी में पेश किया जाता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के रूप में होता है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक निश्चित समय के दौरान जो कुछ भी होता है वो आखिरकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में जरूर दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मिलकर चार तरह के ट्रांजैक्शंस को दिखाते हैं: एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट और लायबिलिटीज। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी होता है वो इन चार में से किसी एक कैटेगरी में जरूर आएगा। किसी भी ट्रांजैक्शंस के लिए सिर्फ चार पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो अगर आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नॉन अकाउंटेंट्स तरीके से बनाना चाहते हैं तो आपको बस हर ट्रांजैक्शंस को देखना है और एसेस करना है कि वो एक्सपेंसेस है, इनकम है, एसेट है या लायबिलिटी है, और उसे उसी हिसाब से रिकॉर्ड करना है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अब तैयार हो जाएगा। कैसे बनती है एक बैलेंस शीट? अकाउंटेंट हर ट्रांजैक्शंस को देखता है, उसे कुछ प्रोसेस से गुजारता है और आखिर में एक बैलेंस शीट तैयार करता है। लेकिन जो आपको समझ नहीं आता वो है ये प्रोसेस। तो मेरी सलाह है, हर ट्रांजैक्शंस को देखो, प्रोसेस को स्किप करो और सीधे उस आइटम को उसके सही स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दो और आपकी बैलेंस शीट तैयार है। शक हो रहा है? चलो ट्राई करते हैं। जरा इमेजिन करो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने अकाउंट्स मेंटेन करना बंद कर दिया है। इसके बजाय एंट्रेंस लॉबी के बीच में एक बड़ा बॉक्स रखा है, और जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसे बुक्स में रिकॉर्ड करने की बजाय एक कागज पर लिखकर उस बॉक्स में डाल दिया जाता है। अब एक तय समय के बाद ये बॉक्स आपको दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैलेंस शीट बना। कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। कैसे करोगे? सबसे पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट का टेम्पलेट सामने रखो। अब बॉक्स में हाथ डालो, एक एक करके कागज निकालो, उस पर लिखे आइटम को देखो और पहचानो कि वो इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है या लायबिलिटी है, और उसे उसी हिसाब से रिकॉर्ड करो। शायद अभी भी लग रहा हो कि ये नहीं हो सकता। चलो ट्राई करते हैं। मान लो पहले कागज पर लिखा है सैलरीज एंड वेजेस। इसे कहाँ रिकॉर्ड करोगे? ये एक एक्सपेंसेस लगता है। अगला कागज कहता है ट्रैवलिंग कॉस्ट्स। ये भी एक एक्सपेंस है। गुड्स या सर्विस बेचे, ये एक इनकम है। कोई भी ट्रांजैक्शंस जिससे पैसा आता है, जाता है, आपको ड्यू होता है या आपसे ड्यू होता है, उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब सुनते ही थोड़ा सा घूम जाता है ना? लेकिन चिल करो, इसे आसान तरीके से समझते हैं। मान लो लोन लिया, ये लायबिलिटी है, मतलब उधारी। इक्विपमेंट खरीदा, ये एसेट है, मतलब आपकी चीज। लोन पर इंटरेस्ट दिया, ये एक्सपेंस है यानी खर्चा। रेंट और बिजली का बिल, ये भी एक्सपेंसेस है। दूसरी कंपनियों के स्टॉक्स में पैसा लगाया, ये एसेट्स हैं। उन स्टॉक्स पर डिविडेंड मिला, ये इनकम है। तो बेसिकली
हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आप इनकम, एक्सपेंस, एसेट या लायबिलिटी में क्लैरिफाई कर सकते हो। और जब आप ये सब क्लैरिफाई कर लेंगे तो बैलेंस शीट बनेगी। वो आपके अकाउंटेंट की बनाई बैलेंस शीट जैसी ही होगी। अब बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट की। ये दोनों अकाउंटिंग टर्म है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि एक फायदा है, दूसरा नुकसान, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, लेकिन असल में इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। ये टर्म डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग में यूज होती है, जो कहता है कि हर ट्रांजैक्शंस का दो अकाउंट हेड्स पर असर होता है। अकाउंट हेड क्या होता है? ये ट्रांजैक्शन से थोड़ा ब्रॉडर होता है। जैसे अगर आप पेन या राइटिंग पैड खरीदते हो तो ये स्टेशनरी अकाउंट हेड में जाएगा। अगर आप टेबल या चेयर खरीदते हो तो ये फर्नीचर अकाउंट हेड में जाएगा। मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एडमिन एग्जीक्यूटिव 2 दर्जन बोर्ड पेन ऑर्डर करता है। ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और अकाउंटेंट को इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से दो अकाउंट हेड्स पर इसका असर होगा। इस केस में स्टेशनरी और कैश अकाउंट हेड्स होंगे। तो डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट और अकाउंट हेड्स को समझना जरूरी है। सिंपल, राइट? दोस्तों, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो एक टर्म बहुत सुनने को मिलता है, डबल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन का असर दो अकाउंट हेड्स पर होता है और ये असर न्यूटन्स लॉ की तरह इक्वल और अपोजिट होता है। जैसे मान लो हमने 2 दर्जन बोर्ड पेन खरीदे 500 रुपए के। अब यहाँ स्टेशनरी और कैश दो अकाउंट हेड्स हैं जो इम्पैक्ट होंगे। क्या दोनों पर असर इक्वल है? हाँ, दोनों पर 500 का असर है। और अपोजिट कैसे है? क्योंकि स्टेशनरी के हिसाब से हम अमीर हो गए, लेकिन हमारे वॉलेट या बैंक में पैसे कम हो गए हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम में हम डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं इन अपोजिट इफेक्ट्स को दिखाने के लिए। एक अकाउंट को डेबिट करना होता है और दूसरे को क्रेडिट। ये टर्म्स अपने आप में न तो अच्छे बुरे होते हैं और न ही पॉजिटिव नेगेटिव। ये बस दो अपोजिट इम्पैक्ट दिखाते हैं। अगर आप डेबिट को पॉजिटिव मानते हो तो उसी अकाउंट में क्रेडिट नेगेटिव होगा, और अगर डेबिट को नेगेटिव मानते हो तो क्रेडिट पॉजिटिव होगा। मतलब डेबिट अकाउंट में डेबिट प्लस होता है और क्रेडिट अकाउंट में माइनस। वैसे ही क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट पॉजिटिव होता है और डेबिट अकाउंट में नेगेटिव। तो अगर डेबिट और क्रेडिट का अपने आप में कोई मतलब नहीं है तो हम इन्हें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये टर्म अकाउंटिंग के बाहर के लोगों के लिए शायद उतने इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को समझने में मदद करते हैं। हर ट्रांजैक्शन या तो एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी या एसेट होता है और अकाउंटेंट हर ट्रांजैक्शन को डेबिट या क्रेडिट के रूप में लेबल करता है। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जो टी फॉर्मेट में होती है, एक्सपेंसेस और एसेट्स को डेबिट टीआर के रूप में दिखाया जाता है, जबकि इनकम और लायबिलिटीज को क्रेडिट सीआर के रूप में। तो ये बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करनी होती है। तो देखो, अब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो देखो, जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस और एसेट्स दोनों को डेबिट के रूप में लेबल किया जाता है। दोनों को डेबिट्स के रूप में लेबल किया जाता है। इसका मतलब है कि इनमें कुछ सिमिलैरिटी है। वहीं इनकम्स और लायबिलिटीज को क्रेडिट के रूप में लेबल किया जाता है, तो इनमें भी कुछ सिमिलैरिटी है। अब ध्यान से देखो, एक्सपेंसेस और एसेट्स में क्या सिमिलैरिटी है। मान लो एक एक्सपेंस है सैलरी और एक एसेट है फर्नीचर। दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों में पैसा बाहर जाता है। अगर आज हमने 1 लाख सैलरीज पर खर्च किया है तो वो एक्सपेंसेस होगा, और अगर कल हमने 1 लाख का फर्नीचर खरीदने में खर्च किया तो वो एसेट बन जाएगा। दोनों केसेस में पैसा खर्च हुआ, लेकिन पहले केस में वो एक्सपेंस था और दूसरे में एसेट बना। अब इनकम और लायबिलिटीज की बात करें तो अगर एक्सपेंसेस और एसेट्स में पैसा बाहर जाता है तो इनकम्स और लायबिलिटीज में पैसा अंदर आता है। जैसे अगर मैं तुम्हें पैसे देता हूँ और बदले में तुम्हारे गुड्स खरीदता हूँ तो वो तुम्हारे लिए इनकम होगा, और अगर मैं तुम्हें लोन के रूप में पैसे देता हूँ तो वो तुम्हारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी के रूप में दिखेगा। दोनों केसेस में पैसा अंदर आया, लेकिन पहले केस में वो इनकम था और दूसरे केस में लायबिलिटी बनी। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, वो जो पैसा अंदर लाते हैं और वो जो पैसा बाहर ले जाते हैं। अगर पैसा अंदर आया तो तुम्हें सिर्फ 2 ऑप्शंस में चुनना है, इनकम या लायबिलिटी।
और अगर पैसा बाहर गया तो दो ऑप्शंस में चुनना है, एक्सपेंसेस या एसेट। अब एक्सपेंसेस और एसेट्स में फर्क क्या है? जब भी पैसा बाहर जाता है तो वो या तो एक्सपेंसेस होता है या एसेट, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मतलब हमें ये भी समझना होगा कि दोनों में फर्क होता है। एक्सपेंसेस वो होता है जो इमीडिएटली बेनिफिट देता है, जैसे सैलरीज, जबकि एसेट वो होता है जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा, जैसे फर्नीचर। देखो, जब भी पैसे खर्च होते हैं हमें ये समझना जरूरी है कि वो खर्चा एक एक्सपेंस है या एसेट बन रहा है। अब ये कैसे डिसाइड होता है? चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक्सपेंस और एसेट के बीच का फर्क समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि टेंजिबल चीजें जैसे मशीन, कार, कंप्यूटर पर खर्चा एसेट होता है और इनटेंजिबल चीजें जैसे सैलरी, किराया, ट्रैवलिंग पर खर्चा एक्सपेंसेस होता है। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। जैसे रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स भी टेंजिबल होते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसेस में आते हैं। एक और गलतफहमी ये है कि एक्सपेंसेस छोटी वैल्यू की चीजें होती हैं, जैसे स्टेशनरी, और एसेट बड़ी वैल्यू की चीज होती है, जैसे बिल्डिंग्स। लेकिन बड़ी कंपनियां लाखों खर्चा करती है सैलरी पर, जो एक्सपेंस होता है, जबकि एक छोटा डेस्कटॉप कंप्यूटर जो शायद किसी एम्प्लॉय की 2 हफ्तों की सैलरी से भी कम का हो, एसेट के रूप में दिखाया जाता है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि बिजनेस का नेचर डिसाइड करता है कि खर्चा एक्सपेंस है या एसेट। जैसे अगर आप एक कार खरीदते हैं तो वो एसेट है, लेकिन अगर एक कार डीलर कार खरीदता है तो वो एक्सपेंस है। रियल एस्टेट ट्रेडर के लिए खरीदी गई बिल्डिंग भी एक्सपेंस होती है। असल में ये सब क्राइटेरिया मैटर नहीं करते। असली फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि किस चीज पर पैसा खर्च हुआ है, उसकी लाइफ कितनी है। अगर पैसा ऐसी चीज पर खर्च हुआ है जो बैलेंस शीट बनाने से पहले ही पूरी तरह से कंज्यूम हो जाती है तो वो एक्सपेंस है। और अगर पैसा ऐसी चीज पर खर्च हुआ है जो बैलेंस शीट की डेट तक कंज्यूम नहीं होती तो वो एसेट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनता है, जैसे साल के अंत तक या महीने के अंत तक। इसमें जो भी फिगर होते हैं वो उस पूरे पीरियड के क्यूमुलेटिव नंबर होते हैं। जैसे सालाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स पूरे साल की सेल्स होगी, सैलरी पूरे 12 महीनों की होगी। वहीं बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट पर एसेट और लायबिलिटीज का स्टेटमेंट होता है। तो जब भी पैसा खर्च करो, ये देखो कि वो चीज कब तक चलेगी। यही डिसाइड करेगा कि वो एक्सपेंस है या एसेट। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब हम कहते हैं कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है, तो वैसे ही बिजनेस की दुनिया में भी कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हर कंपनी को समझनी पड़ती है, जैसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट एक तरह की स्नैपशॉट होती है जो बताती है कि किसी खास दिन पर कंपनी की फाइनेंशियल हालत क्या थी। जैसे अगर 31 दिसंबर को बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस 5 लाख दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उस दिन बैंक में इतना पैसा था। लेकिन 30 दिसंबर या 1 जनवरी को ये बैलेंस कुछ और हो सकता है। अब बात करते हैं कि खर्चा, एक्सपेंस और संपत्ति, एसेट में फर्क कैसे किया जाता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि उस चीज की लाइफ कितनी है। मान लो 31 दिसंबर को एक कंपनी अपने स्टाफ को दिसंबर की सैलरी दे रही है और एक एम्प्लॉय 6 महीने की एडवांस सैलरी मांगता है। अगर कंपनी ये एडवांस दे देती है तो ये सैलरी बैलेंस शीट में एसेट के रूप में दिखेगी, क्योंकि इसकी लाइफ लंबी है। दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी अक्टूबर में एक महंगी बिल्डिंग खरीदती है और वो नवंबर में किसी प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो जाती है तो 31 दिसंबर की बैलेंस शीट में ये बिल्डिंग एक्सपेंस के रूप में दिखेगी, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत छोटी थी। तो असल में किसी चीज को एसेट या एक्सपेंस मानने का फैसला उसकी लाइफ पर निर्भर करता है। अगर कोई चीज लंबे समय तक चलती है तो वो एसेट है, और अगर वो जल्दी खत्म हो जाती है तो वो एक्सपेंस है। अब सवाल ये है कि कितनी लंबी लाइफ होनी चाहिए किसी चीज को एसेट कहने के लिए, और कितनी लाइफ और कितनी छोटी लाइफ होनी चाहिए उसे एक्सपेंस कहने के लिए। ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई चीज 10 महीने चलती है तो हम उसे एसेट कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज सिर्फ 10 दिन चलती है तो वो एक्सपेंस मानी जाएगी। तो असल में ये सब उन चीजों की लाइफ पर निर्भर करता है कि वो एक्सपेंस है या एसेट। क्या ये उल्टा भी हो सकता है? क्या पहले आइटम को एक्सपेंस और दूसरे को एसेट माना जा सकता है? हाँ, ये पॉसिबल है। मान लो हम अपनी बैलेंस शीट 31 दिसंबर को तैयार कर रहे हैं और जो आइटम 10 महीने तक चलता है वो 1 जनवरी को खरीदा गया, क्योंकि इस आइटम की लाइफ 10 महीने है और बैलेंस शीट 12 महीने के बाद तैयार हो रही है, तो ये आइटम एक्सपेंस के रूप में दिखेगा। अब सोचो कि जो आइटम 10 दिन तक चलता है वो 27 दिसंबर को खरीदा गया। इसकी लाइफ सिर्फ 10 दिन है, लेकिन क्योंकि बैलेंस शीट 4 दिन बाद तैयार हो रही है तो ये आइटम एसेट के रूप में दिखेगा।
अब ये लाइफ का मतलब क्या है? शायद लाइफ सबसे सही शब्द नहीं है इस फिनोमिनन को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको एक ऐसा आइटम दिखाया जिसकी छोटी लाइफ है लेकिन वो असेट के रूप में दिखता है, और एक ऐसा जिसकी लंबी लाइफ है लेकिन वो एक्सपेंस है। लाइफ को बैलेंस शीट की डेट के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। जो भी चीज बैलेंस शीट की डेट के बाद भी रहती है वो एसेट है। इस तरह के ट्रांजैक्शन का प्राइम एग्जांपल है रॉ मटेरियल। आपने देखा होगा कि रॉ मटेरियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड पर दिखता है और रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री बैलेंस शीट के असेट साइड पर भी दिखती है। कैसे एक ही आइटम एक साथ एक्सपेंस और असेट हो सकता है? जो पोर्शन रॉ मटेरियल का बैलेंस शीट डेट से पहले खरीदा और कंज्यूम किया गया वो एक्सपेंस के रूप में दिखता है, और जो पोर्शन वेयर हाउस से बचा रहता है बैलेंस शीट की डेट पर वो असेट रूप में दिखता है। यार ये तो एक बैलेंस शीट का एग्जांपल है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एक है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करनी होती है। इसे दो तरीके से दिखाया जा सकता है, एक तो कन्वेंशनल टी फॉर्मेट में और दूसरा वर्टिकली। चलो पहले टी फॉर्मेट की बात करते हैं। इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स। लायबिलिटीज में चीजें आती हैं शेयर कैपिटल 3509, रिजर्व्स 59503, लॉन्ग टर्म लोन्स सिक्योर्ड 33,885 रुपए, अनसिक्योर्ड 11,178 रुपए, टोटल 45,063 रुपए, शेयर कैपिटल 3,509 रुपए, रिजर्व्स 59,503 रुपए, लॉन्ग टर्म लोन्स सिक्योर्ड 33,885 रुपए, अनसिक्योर्ड 11,178 रुपए, 45,063 रुपए। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज 59,814, प्रोविजंस 4,657, टोटल 64,471। असेट में ये चीज शामिल है, फिक्स असेट्स 54,447 रुपए, इन्वेस्टमेंट्स 19,079 रुपए, करंट असेट्स इन्वेंट्री 16,820 रुपए, डेब्टर्स 23,660 रुपए, बैंक बैलेंस 3,123 रुपए, लोन एंड एडवाइसेस 52,523 रुपए, डेफर्ड टैक्स एसेट्स 2,894, टोटल 99,020 रुपए। अब जब इसे वर्टिकली प्रेजेंट किया जाता है तो फॉर्मेट थोड़ा बदल जाता है लेकिन नंबर्स वही रहते हैं। ये बस प्रेजेंटेशन का तरीका है जिससे बैलेंस शीट को समझना आसान हो जाता है। बैलेंस शीट का मेन फंडा ये है कि लायबिलिटीज और असेट का टोटल बराबर होना चाहिए। जो यहाँ 1,72,546 है, ये बैलेंस शीट की ब्यूटी है। सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स का ये पूरा हिसाब किताब थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोर्सेस ऑफ फंड मतलब कहाँ से पैसे आ रहे हैं। शेयर होल्डर फंड्स, ये वो पैसा है जो कंपनी के मालिकों ने लगाया है। इसमें दो हिस्से हैं, शेयर कैपिटल 3,509, रिजर्व एंड सरप्लस 59,503, टोटल 63,012 रुपए। लोन फंड्स, ये वो पैसा है जो कंपनी ने उधार लिया है। सिक्योर्ड 33,885, अनसिक्योर्ड 11,178, टोटल 45,063 रुपए। कुल मिलाकर कंपनी के पास 1,08,075 का फंड है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब ये पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। फिक्स एसेट्स 54,447 जैसे बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह। इन्वेस्टमेंट्स 19,079 रुपए, कंपनी ने कहीं और पैसा लगाया है। करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस 99,020 जैसे इन्वेंट्री, डेब्टर्स, बैंक बैलेंस, लोन्स एंड एडवांसेस, डिफर्ड टैक्स एसेट्स। जब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज और प्रोविजंस घटा देते हैं, करंट लायबिलिटीज 59,814, प्रोविजंस 4,657, टोटल 64,471, तो नेट करंट एसेट बचते हैं 34,549। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जो कंपनी के साल भर के खर्च और कमाई का हिसाब है। एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 47,532, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस 5,105, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस 3,571, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17,570, इनकम्स सेल्स 72,332, अदर इनकम्स 935, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन 2,622, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14,948,
फिर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ हिस्सों में बांटा जाता है। प्रपोज्ड डिविडेंड 3518, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 493, प्रॉफिट ट्रांसफॉर्म टू जनरल रिजर्व 10,937। तो ये था कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक छोटा सा टूल। इनकम्स में हमारे पास है सेल्स जो है 72,332 और अदर इनकम्स जो है 935। तो टोटल इनकम्स बनती है 73,267। अब एक्सपेंसेस की बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 47,532, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस है 5,105, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 3,003 रुपए और इंटरेस्ट है 575 रुपए। तो टोटल एक्सपेंसेस बनते हैं 55,697 रुपए। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन की बात करें तो वो है 17,570। इसमें से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन निकालने के बाद जो है 2,622, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन मिलता है 14,948 रुपए। एप्रोप्रिएशंस में प्रपोज्ड डिविडेंड है 3,518 और टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है 493। तो टोटल 4,011 रुपए हो जाता है। आखिर में प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है 10,937। और हाँ, एक छोटी सी बात, कुछ भी बिना सोचे समझे मत मानो, चाहे वो कभी भी लिखा हो या किसी ने भी कहा हो, जब तक वो तुम्हारी खुद की रीजन और कॉमन सेंस से मैच न करे। चैप्टर 2, गेटिंग योर बेसिक राइट। चैप्टर, क्या आपको सच में पता है कि प्रॉफिट क्या होता है? क्या प्रॉफिट का मतलब मनी होता है? हम बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए हैं या पैसे कमाने के लिए? चैप्टर 3, मैं ये बात जितनी बार कहूँ कम है कि बिजनेस के लिए प्रॉफिट कितना जरूरी है। प्रॉफिट किसी भी बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है। आपने ये भी समझा होगा कि प्रॉफिट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ऊपर ऊपर से देखा जा सके। प्रॉफिट हो रहा है या नहीं ये जानने का एक तरीका है डिटेल इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करना, उसे कलेक्ट करना और फिर उसे प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में प्रेजेंट करना। चलो अब हम प्रॉफिट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसे डिफाइन कैसे करें, इसे कैलकुलेट कैसे करें। बेसिक लेवल पर आप समझ रहे हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट जाहिर है पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है और अगर नेगेटिव हो तो उसे लॉस कहते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया और ये ट्रांजैक्शंस किए। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने प्रॉफिट कमाया है या लॉस? मैंने 4 लाख कमाए और 7,50,000 खर्च किए। देखने में लगा है कि मैंने लॉस किया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये सही न हो। आपको ये इंप्रेशन सिर्फ इसलिए मिला हो क्योंकि इंग्लिश में 2 अकाउंटिंग वर्ड एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस का लूज कोनोटेशन है। रोमांसिंग द बैलेंस शीट सीरीज 1, गेटिंग योर बेसिक राइट। 40 मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपए में, रॉ मटेरियल्स खरीदा 2 लाख में, सीरीज दी 50,000 की और प्रोडक्ट्स बेचे 4 लाख में। कुछ भी एक्सपेंस के रूप में नहीं दिखना चाहिए जब तक वो कंजप्शन के टेस्ट को सेटिस्फाई न करें। चैप्टर 3, क्या आपको सच में पता है कि प्रॉफिट क्या होता है? एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर? हम अक्सर बोलते हैं लिखते समय एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में इसका मतलब अलग होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना या पैसे का बाहर जाना। जब पैसा खर्च होता है तो या तो हम कोई एक्सपेंस करते हैं या फिर कोई एसेट बनाते हैं। इसलिए एक्सपेंडिचर का स्कोप एक्सपेंस से बड़ा होता है। एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस और एसेट्स दोनों आते हैं। अगर आपको लगा कि मैंने लॉस किया है तो शायद आपने प्रॉफिट को इनकम माइनस एक्सपेंडिचर के रूप में कैलकुलेट किया होगा, जबकि सही तरीका इनकम माइनस एक्सपेंस है। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पहले एक्सपेंडिचर को एसेट और एक्सपेंसेस में बांटना होगा और फिर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। यही वजह है कि हम 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। प्रॉफिट का मतलब सिर्फ इनकमिंग मनी माइनस आउटगोइंग मनी नहीं होता। जो पैसा आता है उसे इनकम और लायबिलिटी में बांटना पड़ता है और जो पैसा खर्च होता है उसे एक्सपेंसेस और एसेट में, और फिर इनकम माइनस एक्सपेंस से हमें प्रॉफिट मिलता है। अब हम बेहतर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं कि मैंने प्रॉफिट किया है या लॉस। एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग, एसेट, एक्सपेंस। मैंने मशीनरी पर 5 लाख खर्च किए हैं। क्या ये एक्सपेंस है या एसेट? ये एसेट लगता है। रॉ मटेरियल और सैलरी पर खर्चा किया, रॉ मटेरियल और सैलरीज पर खर्चा एक्सपेंसेस लगते हैं। सेल्स फिगर बिना किसी डाउट के इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आप कुछ ऐसे दिखेंगे। 4 लाख की इनकम और सिर्फ 2.5 लाख के एक्सपेंसेस के साथ मैंने 1,50,000 का अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। लेकिन क्या हम जल्दी से सेलिब्रेट करने के चक्कर में कोई गलती कर रहे हैं?
हमने मान लिया कि मशीनरी एक एसेट है और सैलरी और रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस है। हालांकि थोड़ी देर पहले हमने एग्री किया था कि ये आइटम नहीं बल्कि कंजप्शन का फैक्ट है जो डिसाइड करता है कि खर्चा हुआ है या एसेट। तो हो सकता है कि हमारे सारे कंक्लूजन गलत हो या शायद सही हो, बस किस्मत से। रोमांसिंग द बैलेंस शीट का ये हिस्सा समझने में थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन चिल करो, मैं इसे आसान कर देता हूँ। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं। यहाँ पर एक्सपेंसेस और इनकम्स की लिस्ट होती है। जैसे रॉ मटेरियल और सैलरीज एक्सपेंसेस हैं और सेल्स इनकम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी चीज एक्सपेंसेस तभी मानी जाएगी जब वो कंजप्शन के टेस्ट को पास करे। अब ये कंजप्शन का टेस्ट क्या है? बेसिकली ये कुछ सवाल है जो ये चेक करते हैं कि जो एक्सपेंस दिख रहा है वो सच में इनकम कमाने के लिए हुआ है या नहीं। जैसे अगर हमने 2 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा तो हमें ये देखना होगा कि क्या ये पूरा रॉ मटेरियल 4 लाख की इनकम कमाने में यूज हुआ। अगर हाँ तो ये एक्सपेंस है, अगर नहीं तो रॉ मटेरियल बच गया तो वो बचा हुआ हिस्सा इन्वेंट्री में जाएगा, यानी बैलेंस शीट में एसेट के रूप में दिखेगा। सैलरी के साथ भी यही लॉजिक है। अगर कुछ सैलरी एडवांस में दी गई है तो वो भी एसेट के रूप में दिखेगी। अब मशीनरी की बात करें। अगर 5 लाख की मशीनरी सिर्फ 4 लाख कमाने के लिए खरीदी गई होती तो वो एक्सपेंस होती। लेकिन अगर वो मशीन अगले 10 साल तक हर साल 4 लाख कमाने में मदद करेगी तो उसे एसेट माना जाएगा, ना कि एक्सपेंस। लेकिन फिर भी हर साल मशीन की वैल्यू थोड़ी कम होती है, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो पहले साल में मशीन की वैल्यू 50,000 कम करके उसे एक्सपेंस के रूप में दिखाया जाएगा। आखिर में प्रॉफिट और मनी 2 अलग चीजें हैं। हो सकता है कि एक कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही हो लेकिन उसके पास कैश न हो, और हो सकता है कि उसके पास बहुत सारा कैश हो लेकिन वो लॉस में हो। इसलिए बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझना बहुत जरूरी है। सीधी बात करें तो डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक खर्चे के रूप में दिखता है, असल में खर्च का वो हिस्सा है जो इस्तेमाल हो चुका है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिखेंगे। अब हम देख सकते हैं कि मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन प्रॉफिट और मनी 2 अलग चीजें हैं। अब जरा ध्यान से उन ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखो जो हमने तैयार किए हैं। क्या तुम बता सकते हो कि फर्म का बैंक बैलेंस क्या है? कुल खर्च 7,50,000 है और इनकम 4 लाख है, मतलब बैंक बैलेंस में 3,50,000 का नेगेटिव बैलेंस है, लेकिन फिर भी मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंसेस रॉ मटेरियल 2 लाख, सैलरीज 50,000, डेप्रिसिएशन 50,000, प्रॉफिट 1 लाख, टोटल इनकम 4 लाख। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, एसेट्स, मशीनरी 5 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 50,000, नेट 4,50,000। कभी भी मनी को प्रॉफिट के साथ कंफ्यूज मत करो, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। प्रॉफिट और मनी पूरी तरह से अलग चीजें हैं। एक फर्म के लिए ये मुमकिन है कि वो बड़ा प्रॉफिट कमाए लेकिन उसके पास पैसे न हो, और ये भी मुमकिन है कि उसके पास बहुत सारे फंड्स हो लेकिन वो लॉस में हो। अब अगर प्रॉफिट का मतलब मनी नहीं है तो ये एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या हम बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं या पैसे कमाने के लिए? बेशक बिजनेस चलाने का मकसद प्रॉफिट जनरेट करना है, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट का मतलब ऑटोमेटिकली मनी नहीं होता, कैश जनरेट करने पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। अगर महीने के अंत में सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं है तो प्रॉफिट कमाने का कोई फायदा नहीं। अब आप अपने बिजनेस के लिए प्रॉफिट कमा लेते हो तो आधी जंग जीत चुके हो। बाकी की जंग तब जीती जाएगी जब आप कैश भी जनरेट कर सको। मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर महीने के अंत में सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं है तो प्रॉफिट कमाने का कोई फायदा नहीं। कलम तलवार से ताकतवर होती है लेकिन अकाउंटेंट के सामने कुछ भी नहीं। इन्वेंटरी का प्रॉफिट पर बड़ा असर होता है। चलो देखते हैं कैसे इन्वेंटरी का इम्पैक्ट प्रॉफिट पर गलत तरीके से भी हो सकता है। मान लो मैं टेबल्स का ट्रेडर हूँ। मैं टेबल्स 1,000 में खरीदता हूँ और 1,500 में बेचता हूँ। साल भर में मैंने 100 टेबल्स खरीदी, लेकिन साल के अंत तक मैं सिर्फ 6 टेबल्स ही बेच पाया। जो टेबल्स मैंने खरीदी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड में दिखेंगी और जो टेबल्स बेची वो इनकम के रूप में दिखेगी। अब सवाल ये है कि मैंने प्रॉफिट कमाया या लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से तो लॉस दिख रहा है, लेकिन कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर टेबल पर मैंने 500 का प्रॉफिट कमाया, मतलब 6 टेबल्स बेचकर मेरा प्रॉफिट 3,000 होना चाहिए। कॉमन सेंस कहता है कि मैंने प्रॉफिट कमाया, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस दिखा रहा है। जब कॉमन सेंस और अकाउंटिंग आंसर में टकराव हो तो किस पर भरोसा करना चाहिए?
मेरी सलाह मानो तो हमेशा कॉमन सेंस पर भरोसा करो। इस केस में अकाउंट्स लॉस दिखा रहा है, लेकिन कॉमन सेंस कहता है कि मैंने प्रॉफिट कमाया है। गलती अकाउंटिंग में ही होनी चाहिए। देखो, यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ है। हमने पहले ही समझ लिया था कि खर्च वो होता है जो हम कंज्यूम करते हैं, ना कि जो हम खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो रिकॉर्ड किया है वो खर्च नहीं बल्कि एक्सपेंडिचर है। यानी जो पैसा खर्च हुआ है, जैसे मैंने 10 टेबल्स खरीदे लेकिन सिर्फ 6 टेबल्स का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है कि 6000 के रूप में दिखाना चाहिए था, न कि 10,000 को। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया है कि ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो बार बार सामने आती है। अब हम मानते हैं कि कंजप्शन ही असली खर्च है, लेकिन अकाउंटेंट्स हमेशा परचेज को खर्च के रूप में ही दिखाते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट का काम है सभी परचेज, सेल्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। उनका काम कंजप्शन को ट्रैक करना नहीं है, और वैसे भी उनके पास न तो रिसोर्सेज होते हैं और न ही टाइम। इस एग्जांपल से जहां सिर्फ 10 टेबल्स हैं और 6 बिक चुके हैं, कंजप्शंस को मापना आसान है। लेकिन असल जिंदगी में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत सारी रॉ मटेरियल्स खरीदती है। कंजप्शन को ट्रैक करना अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। इसलिए अकाउंटेंट परचेज को जैसे होते हैं वैसे रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड में दिखाते हैं, कंजप्शंस को ध्यान में रखे बिना। लेकिन अगर कंजप्शंस को ध्यान में नहीं रखा गया तो प्रॉफिट को सही पिक्चर नहीं मिलेगी। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करें? क्योंकि कंजप्शंस को ट्रैक करना मुश्किल है, अकाउंटेंट को परचेज को एक्सपेंस के रूप में दिखाने की इजाजत दी जाती है। लेकिन अकाउंटेंट से कहा जाता है, अगर पूरे पीरियड के लिए कंजप्शंस ट्रैक नहीं कर सकते तो कम से कम एक दिन के लिए नॉन कंजप्शन मेजर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को स्टॉक लेने या क्लोजिंग इन्वेंट्री मेजर करने के लिए एक्सपेक्टेशन होती है। असल में स्टॉक ट्रैकिंग वो मेजर है जो कंज्यूम नहीं हुआ है। अकाउंटेंट कंजप्शन को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करता है, टोटल परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू। हमारे एग्जांपल में अकाउंटेंट जब वेयरहाउस में क्लोजिंग इन्वेंट्री को देखने जाएगा तो उसे 4 टेबल्स मिलेगी। इसका मतलब है कि 6 टेबल्स कंज्यूम हो चुकी हैं, यानी खर्च 6000 है, ना कि 10,000। अब अकाउंटेंट इसे अकाउंट्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करेगा? 10,000 परचेज को 6000 कंजप्शन में कैसे बदलेगा? अगर ये अरिथमेटिक प्रॉब्लम होती तो 10,000 में से 4,000 घटा देते। लेकिन अकाउंट्स में हम प्लस और माइनस में नहीं बल्कि डेबिट्स और क्रेडिट में बिलीव करते हैं। 10,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया गया है, और अगर हम इसे 6,000 करना चाहते हैं तो हमें 4,000 क्रेडिट करना होगा, और यही हम करते हैं। 4,000 का फिगर अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड में क्लोजिंग इन्वेंट्री के रूप में दिखाया जाएगा। नॉन अकाउंटेंट्स को अक्सर ये समझने में कंफ्यूजन होती है कि सेल्स जो बेचे गए सामान से इनकम दिखाता है और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो न बिके हुए सामान की वैल्यू दिखाता है, दोनों को इनकम के रूप में क्यों दिखाया जाता है? असल में क्लोजिंग इन्वेंट्री इनकम नहीं दिखाता, बल्कि ये एक्सपेंस साइड पर दिखाए गए परचेस में से एक नेगेटिव फिगर होता है। हमने टोटल परचेस की वैल्यू एक्सपेंसेस साइड पर दिखाई है और जो सामान कंज्यूम नहीं हुआ उसकी वैल्यू इनकम साइड पर। तो नेट इफेक्ट कंजप्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब कॉमन सेंस से देखें तो मैंने 3,000 का प्रॉफिट कमाया है और अकाउंटिंग में भी यही आंसर आता है। अब अगले साल की सिचुएशन देखते हैं। मेरे पास वेयरहाउस में 4 टेबल्स पड़े हैं। इस साल मैंने कुछ परचेस नहीं किया। मैंने सारे 4 टेबल्स 1,500 ईच के हिसाब से बेच दिए। तो इस साल मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? क्या मैंने सच में 6,000 का प्रॉफिट कमाया? बिल्कुल नहीं। कॉमन सेंस फिर से हमारी मदद करता है। मेरा प्रॉफिट पर टेबल 500 है, तो 4 टेबल बेचने पर मेरा प्रॉफिट 2,000 होना चाहिए, ना कि 6,000। तो गलती कहाँ? ईयर 1 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखें। एक्सपेंसेस परचेज 10,000, इनकम सेल्स 9,000, प्रॉफिट 3,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,000, टोटल 13,000। ईयर 2 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखें। एक्सपेंसेस परचेज नील, इनकम सेल्स 6,000। हालांकि मैंने इस साल कुछ भी परचेस नहीं किया, फिर भी मैंने 4 टेबल्स कंज्यूम किए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि खर्चे के रूप में कंजप्शंस को कंसीडर करना चाहिए, ना कि स्पेंडिंग को। तो इसे सही कैसे करें? इसे ठीक कर सकते हैं अगर हम कंज्यूम्ड गुड की वैल्यू को एक्सपेंसेस के तहत दिखाएं। पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री अब लॉजिकली इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री के रूप में दिखेगी। अब बैंक बैलेंस पर नजर डालते हैं। पहले साल के अंत में मेरा बैंक बैलेंस क्या है? पहले साल में मैंने 10,000 खर्च किए और 9,000 कमाए। मेरा बैलेंस 1,000 है, फिर भी मैंने 3,000 का प्रॉफिट कमाया है।
अब इन नंबर्स को बड़े कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। मान लो मैंने 100 मिलियन खर्च किए, ना कि 10,000, और 90 मिलियन कमाए, ना कि 9,000। जब मेरा बैंक बैलेंस -10 मिलियन है, फिर भी मैंने 30 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट बनाना कभी कभी खतरनाक हो सकता है, पता है क्यों? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट दिखाती है तो एक लंबी लाइन लग जाती है प्रॉफिट में से अपना हिस्सा लेने के लिए। इस लाइन में सबसे पहले होते हैं एम्प्लॉइज, जो बोनस की उम्मीद करते हैं। आखिरकार प्रॉफिट जनरेट करने में उनका बड़ा हाथ होता है, तो उन्हें रिवॉर्ड चाहिए। फिर आता है गवर्नमेंट का नंबर, जो प्रॉफिट का 30 से 40% इनकम टैक्स के रूप में मांगती है। और फिर शेयर होल्डर्स होते हैं, जो डिविडेंड्स की उम्मीद करते हैं। अब सोचो, मेरे अकाउंट्स में 30 मिलियन का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन मेरे पास बैंक में 10 मिलियन का नेगेटिव बैलेंस है। एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स सब पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। मैं सबको समझाते समझाते थक जाता हूँ कि प्रॉफिट तो है, लेकिन पैसे नहीं है। लेकिन कोई मेरी बात मानता ही नहीं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसलिए मुसीबत में पड़ जाती है क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं बनाती, और कुछ इसलिए क्योंकि वो प्रॉफिट बनाती है। सक्सेसफुल बिजनेस 2 पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, प्रॉफिट जनरेट करने की एबिलिटी। दूसरा, कैश फ्लो को इफेक्टिवली मैनेज करने की एबिलिटी। अगर इन 2 चीजों का ध्यान रखा जाए तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट से जुड़ी ज्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हम इस टॉपिक को आगे के चैप्टर्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इन्वेंट्री का प्रॉफिट पर क्या असर होता है, इस पर बात करते हैं। मान लो मैंने 10 मिलियन के टेबल्स खरीदे और 9 मिलियन में बेचे, और मेरे पास वेयरहाउस में 4 मिलियन के टेबल्स बचे हैं। अब सोचो, मेरे पास 4 अलग अलग लोकेशन पर वेयरहाउसेस हैं, और हर वेयरहाउस में 1 मिलियन का इन्वेंट्री है। एक जूनियर अकाउंटेंट को क्लोजिंग इन्वेंट्री मेजर करने का काम दिया गया, लेकिन उसे पता नहीं कि 4 वेयरहाउस हैं। उसे लगता है कि सिर्फ 2 हैं। वो 2 वेयरहाउस में जाता है और 2 मिलियन की क्लोजिंग इन्वेंट्री का अंदाजा लगाता है। इसी के हिसाब से वो 1 मिलियन का प्रॉफिट दिखाता है। फिर उसका सीनियर, जिसे लगता है कि 3 वेयरहाउस हैं, उसे बताता है कि उसने सिर्फ 2 देखे हैं। अब इन्वेंट्री की परसेप्शन बदलकर 3 मिलियन हो जाती है। एक नया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जल्दी से तैयार हो गया, जो 2 मिलियन का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब चीफ अकाउंटेंट इस स्टेटमेंट को रिव्यू करती है। वो पूछती है कि क्या चारों वेयरहाउस के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री को कंसीडर किया गया था। जूनियर अकाउंटेंट जल्दी से अपनी आखिरी विजिट पूरी करने के लिए निकलता है, और उसकी इन्वेंट्री की परसेप्शन फिर से बदल जाती है, और साथ ही प्रॉफिट फिगर भी। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 मिलियन का प्रॉफिट दिखाएगा। अब इन 3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखो, इन्वेंट्री का प्रॉफिट पर क्या असर होता है। तुम नोटिस करोगे कि जैसे जैसे इन्वेंट्री का फिगर बढ़ता है, वैसे वैसे प्रॉफिट का फिगर भी बढ़ता है। पहले केस में जब इन्वेंट्री 2 मिलियन थी तो प्रॉफिट 1 मिलियन था। दूसरे केस में जब इन्वेंट्री 3 मिलियन हुई तो प्रॉफिट भी 2 मिलियन हो गया, और तीसरे केस में जब इन्वेंट्री सबसे ज्यादा 4 मिलियन थी तो प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा 3 मिलियन था। ये तो ऐसा लग रहा है कि जितनी ज्यादा इन्वेंट्री रखोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन कोई भी बिजनेस पर्सन इससे एग्री नहीं करेगा। कॉमन सेंस कहता है कि ज्यादा इन्वेंट्री रखने से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, ज्यादा बनाना और बेचना ही ज्यादा प्रॉफिट लाता है। लेकिन ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। यहाँ लॉजिक में गैप कहाँ है? चलो इन केसेस को फिर से देखते हैं। मान लो कि ये तीनों अलग अलग कंपनीज ए, बी और सी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं। चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं। ए, बी और सी तीनों एक जैसे कंपनीज हैं। सबने 10 साल का सामान खरीदा और 9 का बेचा। फर्क सिर्फ इतना है कि ए के पास 2 का इन्वेंट्री है, बी के पास 3 का और सी के पास 4 का। अब ए का प्रॉफिट 1 है, बी का 2 है और सी का 3 है। ऐसा लग रहा है कि ज्यादा इन्वेंट्री मतलब ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल गलती ये है कि हम इन्वेंट्री को अकेले देख रहे हैं। इन्वेंट्री को हमेशा परचेज के साथ देखना चाहिए। इन्वेंट्री वो है जो अभी तक यूज नहीं हुआ। जितना हमने खरीदा उसमें से जो यूज नहीं हुआ वो हमारा कंजप्शन है। तीनों कंपनीज ने 9 की सेल्स की है। ए ने 8 किया है, 10 खरीदा 2 बचा, इसलिए उसका प्रॉफिट 1 है। बी ने 7 कंज्यूम किया, इसलिए उसका प्रॉफिट 2 है। सी ने 6 कंज्यूम किया, इसलिए उसका प्रॉफिट 3 है। सी का प्रॉफिट ज्यादा है क्योंकि उसका कंजप्शन कम है, न कि इन्वेंट्री ज्यादा होने की वजह से। कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से यूज करते हैं। वो ज्यादा इन्वेंट्री दिखाकर ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं, या कम इन्वेंट्री दिखाकर कम प्रॉफिट। जैसे रॉयल डच शेल ने फेक ऑयल रिजर्व्स दिखाए थे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो असली बात ये है कि इन्वेंट्री को परचेज के साथ देखना चाहिए, अकेले नहीं। अब चलो बैलेंस शीट की बात करते हैं। अगर खेलना ही है तो शुरू में 3 चीजें तय कर लो: गेम के रूल्स, दांव पर क्या है
और कब रुकना है। चाइनीज प्रूव अप कहता है सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। वैसे ही जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बेसिक समझना बहुत जरूरी है। चलो थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पैसे कैसे रेज और डिप्लॉय करती है। बैलेंस शीट के दो साइड हमेशा बैलेंस क्यों होते हैं?